हमने हमारे पिछले वीडियो में जो भी बैलेंस शीट का बेस था हम लोगों ने वो समझ लिया था। मतलब बैलेंस शीट का कितने कंपोनेंट्स होता है, बैलेंस शीट को देखना कैसे होता है, मतलब बैलेंस शीट में एक्चुअली में क्या-क्या चीज़ होता है। ये सब हमने बेसिकली बेसिक वीडियो में देख लिया था। आज हम इस वीडियो में एक लेवल और ऊपर जाएँगे और हम लोग थोड़ा-सा नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के पास जो भी स्किनर का वेबसाइट है, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि क्या है कि आप अगर एक्चुअली में बैलेंस शीट का मतलब एनालिसिस करने जाओगे, तो क्या होगा कि आप जब एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैलेंस शीट ढूँढोगे, आप कंपनीज़ वगैरह को पढ़ोगे, उस टाइम पे क्या होगा कि आप अगर हर इंडिविजुअल कंपनी का मतलब एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आप अगर पढ़ने जाओगे, तो मतलब क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें और ऐसे में आप तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर या फिर फुल टाइम इन्वेस्टर हो नहीं, तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। तो बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स के लिए या फिर क्विक एनालिसिस के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप बेसिकली जो भी आपको वेबसाइट पसंद है, आप इ उस वेबसाइट पे जाकर मतलब जो भी बैलेंस शीट है उस कंपनी का, आप एक क्विक ओवरव्यू देख सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको एक बात पता चल जाता है कि कंपनी एक्चुअली में इन्वेस्टेबल लायक है भी या नहीं। या फिर कंपनी को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं, ये आपको पता चल जाता है। तो इसके बाद क्या है कि आप यहाँ पर स्किनर पे जो है, यहाँ पर आप डीप एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को मोस्टली जो भी डेटा चाहिए होता है, मोस्टली मिल जाता है। या फिर आपको अगर और डीप जाना है, तो आप लोग डायरेक्टली जो भी एनुअल रिपोर्ट होता है या फिर जो भी रिज़ल्ट आता है या फिर जो भी आप लोग को हाफ ईयरली जो भी बैलेंस शीट मिलता है, आप लोग डीपली जाकर पढ़ सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपका ये करने से क्या होता है कि आप मोस्टली कंपनी फ़िल्टर हो जाती है। तो आप जो एक्चुअली में इन्वेस्टेबल है, जो जहाँ पर आप लोगों को एक्चुअली में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, आप लोग वहीं पर इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए हम लोग बेसिकली स्किनर को देखेंगे, स्किनर में जो भी आप लोगों को कंपाउंड्स देखने को मिलता है, सारा का सारा हम लोग समझेंगे और सारा का सारा नंबर को एक्चुअली में देखना कैसे होता है, एक्चुअली में एक चीज़ है क्या, ये भी हम समझेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। तो स्किनर पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से नंबर्स को आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाता है। बेसिकली आप लोगों को जो भी पूरा का पूरा बैलेंस शीट का पर्टिकुलर कॉलम पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है और हर ईयर का आपको कॉलम में देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि कंपेयर करना भी बहुत ही ईज़ी हो जाता है और ओवर द ईयर कंपनी ने कैसे प्रोग्रेस किया है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे इवॉल्व किया है, ये भी पता चल जाता है। तो सबसे पहले जो भी मैंने बताया था कि आप लोग को बैलेंस शीट में आप लोग को मेन 2 ही चीज़ मिलता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़। और एसेट्स में क्या होता है कि आप लोगों को करंट एसेट, नॉन करंट एसेट देखने को मिलता है। और लायबिलिटी में आप लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों को 3 कंपोनेंट। पहला आप लोगों को ओनर्स कैपिटल मिलेगा, दूसरा आपको करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ओनर्स कैपिटल में क्या होता है कि आप लोग को इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स, ये 2 चीज़ देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं इक्विटी कैपिटल में। आप लोग को यहाँ पर इक्विटी कैपिटल 96 का दिख रहा है। तो इक्विटी कैपिटल का एक्चुअली में मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि कंपनी ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब एक्चुअली में कंपनी ने कितने रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया था। और यहाँ पर जो भी आप लोगों को नंबर्स दिख रहे हैं, सारे के सारे नंबर करोड़ में है। तो इसका मतलब कंपनी ने 96 करोड़ रुपीज़ से बिज़नेस स्टार्ट किया था। ये मोटा-मोटी आप समझ सकते हो। एक्चुअली में तो है नहीं, लेकिन ठीक-ठाक है, समझने के लिए ठीक-ठाक है। क्योंकि क्या है कि इक्विटी कैपिटल को आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, देखने के लिए ठीक है। लेकिन इसको किसी और काम के लिए हम लोग यूज़ लाएँगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इक्विटी का कैपिटल को देखने के लिए ठीक है। अगर पूरा का पूरा सिमिलर रेंज पे है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि जो मोस्टली अच्छी कंपनीज़ होती है, उनका आप लोगों को जो इक्विटी कैपिटल है, वो आप लोगों को सिमिलर रेंज पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एशियन पेंट्स पे देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट्स आप लोगों को पता ही है कि अच्छी कंपनी है, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी कंपनी है। तो इनका आप लोग इक्विटी कैपिटल आप लोगों को 96 आप लोगों को ओवर द ईयर्स 96 से देखने को मिलता है। तो इक्विटी कैपिटल में बेसिकली क्या होता है कि आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आपको अगर इक्विटी कैपिटल से आपको अगर डायल्यूशन चेक करना है, तो बहुत ही क्या होता है कि आपको सिमिलर बहुत ही क्लोज़ रेंज पे आपको चेंज चेंज जो भी है वो चेक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर इक्विटी का वैल्यू 96 दिख रहा है, तो अगर मान लीजिए 96, 97 हो जाता है, 98 हो जाता है, 99 हो जाता है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ने अच्छा कुछ ना कुछ तो कैपिटल रेज़ किया होगा, जिससे कंपनी के पास जो भी शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंपनी में जब भी नया शेयर्स इश्यू होता है, इसका मतलब कंपनी में डायल्यूशन हो रहा है और कंपनी में जब भी नया शेयर्स इश्यू होगा, तो ये इक्विटी कैपिटल है, ये चेंज हो जाएगा और नया शेयर्स इश्यू होना मतलब कंपनी में जो इक्विटी कैपिटल है, ये बढ़ जाएगा। तो आपको 96, 97, 98, 99 ऐसा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑफ़ कोर्स हमारे पास और भी जगह है जहाँ से हम लोग डायल्यूशन कंपनी में पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे वेबसाइट में दिख जाएगा कि कंपनी ने पैसा रेज़ किया है, कितने रुपए पे रेज़ किया है, ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और कंपनी बेसिकली जो भी स्टेटमेंट्स है या फिर न्यूज़ है वहाँ पर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आप उठा सकते हो। लेकिन आपको अगर बैलेंस शीट से स्पेसिफिकली पता लगाना है तो ये से आप पता लगा सकते हो। अब हम लोगों ने इनक्रीज़ को तो समझ लिया कि अगर बहुत ही क्लोज़ रेंज पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में डायल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ही क्लोज़ रेंज पे डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? तो बहुत ही क्लोज़ रेंज पे अगर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने एक्जिस्टिंग शेयर को फाड़ के फेंक रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बायबैक कर रही है। तो बायबैक का निशानी क्या है? बायबैक का निशानी है कि कंपनी में जो भी इक्विटी कैपिटल है, वो बहुत ही क्लोज़ रेंज पे डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को 96 दिख रहा है, तो 95, 94, 93 ऐसा हो सकता है कि कंपनी में डिक्रीज़ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अगर जो भी आईटी कंपनीज़ है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, इनका आप अगर जो भी इक्विटी कैपिटल है, ये उठा के देखोगे, तो आप लोग को बहुत ही क्लोज़ रेंज पे आप लोगों को डिक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा बायबैक करते हैं अपने शेयर्स।
अब ये तो हमने डायल्यूशन और बायबैक मतलब जो भी चीज़ है हमने समझ लिया। अब एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि आप लोगों को बहुत ही क्लोज़ रेंज में चीज़ आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को ये जो भी 96 है, ये हो सकता है आपको 200 देखने को मिल जाए। अब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डायल्यूशन हुआ है। ऑफ़ कोर्स हो सकता है डायल्यूशन हो सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस क्या होगा कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी ने हो सकता है मतलब बोनस इश्यू किया है। तो इन सब रीज़न से क्या होता है कि कंपनी में जो भी इक्विटी कैपिटल है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रो हो जाता है। जैसे कंपनी ने मान लीजिए कंपनी के पास पहले 1 शेयर था और कंपनी ने उसे ब्रेक करके 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे में आपको जो भी यहाँ पर ₹100 का आप लोगों को इक्विटी कैपिटल दिख रहा है, तो ये 500 हो जाएगा कल को। तो बहुत ही जो सिग्निफिकेंट जंप होता है, उसका मतलब क्या है कि कंपनी में बोनस इश्यू ये होगा, तो ये भी आप लोगों को देखने के लिए कंपनी के वेबसाइट वगैरह पे देखने को मिल जाएगा, कंपनी के डिस्क्लोज़र में मिल जाएगा, न्यूज़ में भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर स्क्रीनर पे आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करके आप देख सकते हो इक्विटी हिस्ट्री में कि कंपनी ने कितना बोनस इश्यू किया है, ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम रिज़र्व्स पे। तो रिज़र्व्स आप लोगों को पता होगा जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी ने ओवर द ईयर जितना भी प्रॉफिट एक्युमुलेट किया है, मतलब जितना भी प्रॉफिट कमाया है, वो सारा का सारा रिज़र्व्स में ऐड होता जाता है। जैसे कि अगर कंपनी ने इस साल ₹1000 का प्रॉफिट कमाया है, अगले साल फिर से कंपनी ने ₹1000 का प्रॉफिट कमाया, तो ये पूरा का पूरा जो भी दो ₹2000 है, ये कंपनी के रिज़र्व्स में ऐड होता जाएगा। फिर से अगर मान लीजिए फिर से तीसरे साल में कंपनी ने एक और ₹1000 का प्रॉफिट कमाया, तो ये फिर से ऐड होकर 3000 हो जाएगा। तो कंपनी का रिज़र्व्स मतलब क्या है कि कंपनी ने ओवर द ईयर जितना भी प्रॉफिट कमाया है, वो सारा का सारा यहाँ पर ऐड हो जाता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दिख रहा है, ये इन्फोसिस का बैलेंस शीट है। तो आईटी कंपनीज़ में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विटी कैपिटल आप देखो यहाँ पर कंटीन्यूअसली आप लोगों को घटता घटता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी बायबैक करती है। तो ये तो हो गया, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं रिज़र्व्स के बारे में, कि रिज़र्व्स का मतलब है कि कंपनी ओवर द ईयर जितना भी प्रॉफिट कमाती है, वो सारा का सारा यहाँ पर ऐड होता जाता है। लेकिन आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कंपनी मान लीजिए आपको जो भी रिज़र्व्स है, वो आप लोगों को एकदम कांस्टेंट बहुत ही क्लोज़ रेंज पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक मार्च 2022 में आप लोगों को 73,000 का देखने को मिलेगा। मार्च 23 में भी 73,000। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ कि मार्च 23 में कंपनी ने नियरली ₹24,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो कंपनी ने अगर ₹24,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो यहाँ पर हम लोग को बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप लोग को यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी 73,000, इस साल भी 73,000 और आगे के साल में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कंपनी कुछ गलत कर रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको जैसे ही दिख रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग को रिज़र्व बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिंपल आप लोग को ऐसा ही समझना है कि कंपनी के पास जितना भी पैसा आ रहा है, कंपनी अपने पास रख नहीं रही है। कंपनी या तो कंपनी जो भी अपने पास कैश आ रहा है, वो सारा का सारा बाँट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स में। अगर कंपनी अपने ओपन मार्केट से अगर अपने ही शेयर्स बाय करेगा, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा बाहर चला गया और कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देता है, तो उसमें भी पैसा बाहर चला गया। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास से पैसा बाहर जा रहा है। तो कंपनी अगर अपने पास पैसा रख ही नहीं रही है, तो ये रिज़र्व्स बढ़ेगा नहीं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको समझना है कि कंपनी अगर अपने पास कैश रख नहीं रही है, तो भी आप लोगों को रिज़र्व से ये बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो कंपनी एक्चुअल में जितना पैसा अपने पास रख रही है, उतना ही आप लोगों को रिज़र्व्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग मार्च 2024 में देखो, कंपनी के पास 86,000 करोड़ रुपीज़ का आपको रिज़र्व्स देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने जितना भी पैसा आज तक कमाया है, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 86,000 करोड़ रुपीज़ ही अपने पास रखे हैं। बाकी सारा का सारा कंपनी ने बाँट दिया है। चाहे वो डिविडेंड हो, बायबैक हो या फिर दूसरे किसी तरीके से हो, सारा का सारा बाँट चुका है। तो हमने 2 मेन कंपोनेंट समझ लिया, जो भी ओनर्स कैपिटल है उसका 2 मेन कंपोनेंट हमने समझ लिया। अभी एक और चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को मोस्टली अच्छे कंपनीज़ में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जो भी इन्फोसिस है या फिर एशियन पेंट्स है, या फिर जो भी अच्छे कंपनीज़ हैं उनमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एक होता है प्रेफ़रेंस इक्विटी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत ही अर्लियर वीडियोज़ में आप लोगों को प्रेफ़रेंस कैपिटल के बारे में बताया था। तो प्रेफ़रेंस कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी कुछ प्रेफ़रेंस में कुछ शेयर्स अलॉट करती है। जैसे कि उसमें कुछ प्रेफ़रेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, सबसे पहले अधिकार उनको मिलता है, जैसे कि कंपनी अगर लिक्विडेट किया जाता है कंपनी को, या फिर कंपनी में अगर डिविडेंड बाँटा जाता है, तो सबसे पहले उनको अधिकार मिलता है और उनका एक फ़िक्स्ड डिविडेंड भी रेट होता है। तो मतलब प्रेफ़रेंस कैपिटल में बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो कई बार कंपनी अगर प्रेफ़रेंस कैपिटल अलॉट करती है, तो वो भी आप लोग को इक्विटी कैपिटल में देखने को मिलता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि कंपनी के पास अगर प्रेफ़रेंस कैपिटल है, तो मतलब एक दिक्कत की बात है कि क्योंकि क्या होता है कि प्रेफ़रेंस कैपिटल सबसे लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी कंपनी का। क्योंकि मान लो आपके पास अगर आपकी कंपनी अच्छी है, तो आप प्रेफ़रेंस कैपिटल क्यों लोगे? क्योंकि प्रेफ़रेंस कैपिटल में आपको एक फ़िक्स्ड रेट पे डिविडेंड भी देना होता है, 10%, 12%, 14% आपको डिविडेंड भी देना है। कंपनी का आपको मतलब थोड़ा बहुत आपको जो भी ग्रोथ है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट कराया जाएगा उसको। तो ये सब इतना सारा जब आपको मतलब आपको क्यों देना है? जैसे कि आपको पता ही होगा कि इक्विटी मतलब जो भी है, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। मतलब जो भी आप लोन लेते हो, उससे भी ज़्यादा कॉस्टलियर होता है इक्विटी। तो किसी भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचोगे, तो जो भी इक्विटी प्रेफ़रेंस कैपिटल है, वो मतलब कि कोई भी कंपनी क्यों उठाना चाहेगी?
अगर उनको कहीं से फंडिंग नहीं मिल रहा है, तभी वो प्रेफ़रेंस कैपिटल उठाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर कंपनी का स्ट्रक्चर सब बढ़िया है, तो आप प्रेफ़रेंस कैपिटल क्यों लोगे? कि आपको फालतू में ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है। उससे अच्छा आप क्या करोगे? आप लोन उठा लोगे और लोन में क्या करोगे आप 10% 12% जितना भी कंपनी को लोन जितना भी आपका लोन बनता है, उसे चुका दोगे, आपका काम हो गया। या फिर आप इक्विटी उठा लोगे डायरेक्ट मार्केट से। या फिर आप दूसरे तरीके से किसी तरह से बॉन्ड्स उठा लोगे मार्केट से। बॉन्ड्स में भी क्या होता है कि आपका एक फ़िक्स्ड आप इनकम दे दो उनको, बस आपका काम हो गया। लेकिन आप अगर प्रेफ़रेंस कैपिटल अलॉट कर रहे हो, आप अगर प्रेफ़रेंस कैपिटल से पैसा उठा रहे हो, तो आपको समझना है कि कंपनी को दूसरे तरीके से फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। और ये कब होता है जब कंपनी किसी बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन में होता है। तो अगर कंपनी के पास प्रेफ़र्ड शेयर्स है, तो आपको एक्चुअली में सोचना चाहिए कंपनी ने एक्चुअली में प्रेफ़रेंस शेयर लिया क्यों है? कि कंपनी ने एक्चुअली में प्रेफ़रेंस शेयर से पैसा उठाया क्यों है? ये आपको एक्चुअली में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कंपनी अगर अच्छी है, तो उनको प्रेफ़रेंस शेयर से पैसा उठाने की ज़रूरत क्या है? वो लोन ले सकते हैं, वो मतलब बॉन्ड्स उठा सकते हैं, वो इक्विटी से मतलब बहुत तरीके से वो पैसा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रेफ़रेंस कैपिटल बेसिकली आपको अच्छी कंपनीज़ में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास और भी चीप तरीके होते हैं पैसा उठाने के। और प्रेफ़रेंस कैपिटल बहुत ही ज़्यादा महँगा होता है, उतना महँगे में पैसा उठाना कोई सेंस बनता नहीं है, अनलेस आपका कंपनी बहुत ही ट्रबल में हो, जिसमें आपको पैसा ज़रूरत होता है और कोई आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको वही एक ऑप्शन बचता है कि आप वहीं से पैसा उठाओ और कंपनी को बस सर्वाइव करने के लिए आप मतलब कंपनी को सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वहीं से आप उठाओगे। तो ये होता है, तो प्रेफ़रेंस कैपिटल आपको देखना चाहिए कंपनी में कितना है या फिर एक्चुअली में है कि नहीं, ये भी आप लोगों को देखना पड़ता है। तो ये ओनर्स कैपिटल हमारा कंप्लीट हो गया, जितना भी समझाना था आई होप आप समझ चुके हो। नेक्स्ट हम आते हैं बोरोइंग्स पे। तो यहाँ पर मैं एशियन पेंट के बैलेंस शीट पे फिर से वापस आ चुका, तो स्किनर पे एक फीचर मिलता है कि आप अगर बोरोइंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा और सेक्शंस बाय सेक्शंस पे आप लोगों को डिवाइड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उठाया है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टाइम बोरोइंग्स ये बेसिकली करंट लायबिलिटी में आता है, लेकिन स्किनर पे यही पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को लीज़ लायबिलिटी देखने को मिलता है। लीज़ लायबिलिटी मतलब क्या है कि कंपनी ने कुछ ऐसे एसेट्स है कंपनी के पास, जो कि कंपनी ने लीज़ पे लेके रखा है। और लीज़ 2 तरीके का होता है, एक फाइनेंशियल लीज़ होता है, एक ऑपरेटिंग लीज़ होता है। लीज़ के बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर कंपनी के पास अगर 1400 करोड़ रुपीज़ का लीज़ है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास 1400 करोड़ रुपीज़ का एक लोन है, काइंड ऑफ मान सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हो, तो आप 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो आप पूरा का पूरा ज़मीन खरीद लो और वहाँ पर आप फैक्ट्री लगाओ। दूसरा, अगर ज़मीन बहुत महँगा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप ज़मीन को लीज़ पे ले सकते हो या फिर आप दुकान को लीज़ पे ले सकते हो। तो ऐसे में आप पूरा मंथली अपना लीज़ पेमेंट करते रहो और अपना जो भी दुकान है वो चलाते रहो। तो ये सिस्टम हो सकता है। तो लीज़ 2 तरीके का होता है, एक ऑपरेटिंग लीज़ होता है, एक फाइनेंशियल लीज़ होता है। यहाँ पर आप लोगों को जो भी लीज़ दिख रहा है, ये फाइनेंशियल लीज़ होता है। तो एक्चुअली में हम लोग लीज़ के बारे में बाद में समझेंगे, लीज़ हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। तो लीज़ का पेमेंट क्या है कि आप एक्चुअली में बहुत बड़ा एसेट का मतलब एक मंथली ईएमआई जैसा पे कर रहे हो। आप उस एसेट को बेसिकली यूज़ कर रहे हो और उसको ईएमआई जैसा मंथली या फिर मंथली आप पेमेंट करते जा रहे हो और उसको आप यूज़ करते जा रहे हो। और ये सब कुछ मिला के आपका बोरोइंग्स पे आता है, मतलब इतना आपके पास एक्चुअली में लोन है, आपको लोन इतना पेमेंट करना है, ये आपका दूसरे का पैसा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अदर लायबिलिटी, और अदर लायबिलिटी में मोस्टली आप लोगों को करंट लायबिलिटी देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है, कई बार क्या होता है कंपनीज़ के अंडर बहुत से सब्सिडियरी कंपनीज़ होती है कि कई बार क्या होता है कि इस सब्सिडी कंपनी में पूरा का पूरा कंपनी का अधिकार नहीं होता है। हो सकता है कंपनी उस कंपनी का 80% होल्ड करती हो, 90% होल्ड करती हो, 99% होल्ड करती हो, लेकिन जो बाकी का बच गया, वो तो किसी और का अधिकार में है ना। लेकिन एक्चुअली में अकाउंटिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो भी कंपनी का प्रॉफिट्स है, एसेट्स है, वो सारा का सारा अकाउंट किया जाता है। तो ऐसे में पूरा का पूरा कंपनी का आपने एसेट्स वगैरह तो अकाउंट कर दिया, लेकिन जो जितना अधिकार आपके पास है नहीं, उतना तो आपको कहीं पर दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आप लोग को वही पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको जो भी नंबर दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आप लोग को जितना भी एसेट दिख रहा है, सारा का सारा कंपनी का अधिकार नहीं है। या यहाँ से आप लोग 660 आपको माइनस करना पड़ेगा कि इतना किसी और का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का 95% होल्ड करते हो और आपका दोस्त उस कंपनी का 5% होल्ड करता है। तो ऐसे में आपके दोस्त के पास 5% का अधिकार है, आपके पास 95% का अधिकार है। लेकिन मान लीजिए अकाउंटिंग के टर्म्स में क्या होता है कि जैसे ही 50% क्रॉस होता है, ऐसे ही जो जितना भी प्रॉफिट है, वो सारा का सारा आपके खाते में बुक होगा। तो मान लीजिए कंपनी अगर ₹100 का प्रॉफिट कमा रही है, तो आपके खाते में पूरा का पूरा ₹100 आपको बुक दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपका एक्चुअली में ₹100 का अधिकार है क्या आपके पास? नहीं ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 95 का अधिकार है। बाकी ₹5 तो आपके दोस्त के पास है। तो दिखाना आपको ₹100 ही पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको लायबिलिटी में आपको ₹5 आप दिखा दोगे कि लायबिलिटी में मेरे मेरे पास ₹5 है, कि ₹5 मुझे दोस्त को देने हैं। तो बस बेसिकली ऐसा ही काम करता है। नेक्स्ट आप लोगों को ट्रेड पेएबल देखने को मिलेगा, जो कि आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि मान लीजिए आपने किसी अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा है कि मैं सामान बनाऊँगा, उसके बाद मैं आपको पैसा दूँगा। तो मान लीजिए आपने क्रेडिट पे लेके आए हो कि मैं 1 महीने बाद आपको पेमेंट करूँगा। आपने सामान खरीद लिया, लेकिन आप 1 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते बाद पेमेंट करोगे। तो इतना पेमेंट कंपनी को किसी दूसरे को करना है। तो ये बेसिकली यही समझाता है। ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्या है कि एक्चुअली में इतना पेमेंट आपको किसी दूसरे को करना है।
नेक्स्ट आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर देखने को मिलता है, नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा। जिसका मीनिंग एक्चुअली में ये होता है कि आपने किसी कस्टमर से एडवांस में थोड़ा बहुत पेमेंट लेके रखा है और उस कस्टमर का फ्यूचर में उसके साथ और ज़्यादा कॉन्टैक्ट करोगे और उसको मतलब जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस वो लेना चाहते हो उसका आप डिलीवर करोगे। तो आप लोग इज़िली समझ में आ रहा है पढ़ के। मोस्टली क्या होता है कि ये बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज में होता है, तो आप लोग इज़िली इसे पढ़ के भी समझ में आ सकता है। और ये बहुत ही क्रिस्प वर्ज़न है, तो जैसे ही आप बहुत ज़्यादा डिटेल जो भी एनुअल रिपोर्ट में आपको बैलेंस शीट देखने को मिलता है, उसको भी आप अगर पढ़ोगे, तो ये जो भी सेक्शन आप लोगों को स्किनर पे देखने को मिलता है, ये सेक्शन आपको अगर समझ में आ गया, बाकी मोस्टली आप लोगों को नेचुरल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपके पास मतलब मॉडर्न टूल्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, जेमिनी मिल जाएगा, चैट जीपीटी मिल जाएगा, कोपायलट मिल जाएगा। आप किसी भी एआई टूल पे जाओ, वहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन करने को बोलो, आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देगा। बाकी यूट्यूब यूट्यूब में भी आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स मिल जाएँगे, जो कि आप लोग पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा देंगे। तो आप लोग बस सर्च करने की देरी है आपको। जो भी आपको समझना है, बस आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस टूल्स और सब कुछ अवेलेबल है ही आपके पास। बाकी आपको अदर लायबिलिटी का सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जितने सारे अदर लायबिलिटीज़ का है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है। तो आपको ये अदर लायबिलिटी में एक्चुअली है क्या? ये अगर आपको डिटेल में जानना है, तो फिर आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा लायबिलिटी का सेक्शन खत्म हो चुका है, अभी हम लोग एसेट्स में आते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में क्या होता है कि आप जो भी आपका मतलब बड़े-बड़े एसेट्स हैं, जो कि आप मतलब कंपनी के डेली यूज़ में यूज़ लाओगे और उससे आप पैसा जनरेट करने की कोशिश करोगे, उसको आप फिक्स्ड एसेट में डालते हो। एक्चुअल मोटिव आपका उसको बेचना नहीं है। मेन मोटिव आपका ये है कि आप ये जो भी एसेट्स है, इनको आप लंबे टाइम तक यूज़ करोगे और उससे आप पैसा जनरेट करोगे और कंपनी में आप प्रॉफिट मतलब और से ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करोगे। तो फिक्स्ड एसेट में आपको बहुत तरीके की चीज़ आता है। जैसे कि मैं अगर इस चीज़ को क्लिक करूँ और एक्सपांड करूँ, तो आप लोग को बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगा। तो सारा का सारा वैल्यू आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हो और सारा का सारा नेचुरल लैंग्वेज में है, तो आई डोंट थिंक इसको मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे आपको समझना पड़ेगा कि इंटेंजिबल एसेट्स आपको समझना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको इसको समझना पड़ेगा। एसेट्स में आप लोगों को इंटेंजिबल एसेट्स देखने को मिलता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स को आप लोग 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हो। पहला आप लोगों को एक्चुअल इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरा आप गुडविल का नाम का एक चीज़ होता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपका ऐसे सॉफ्ट एसेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास सॉफ्टवेयर है या फिर कोई आपके पास पेटेंट है। जैसे कि फार्मा कंपनी में या फिर जो भी ऐसे कंपनीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा आर-एन-डी करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में पता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और इसके लिए क्या होता है कि कई बार कंपनी पेटेंट फाइल करते हैं कि कोई मान लीजिए कोई बहुत ही आधुनिक सा टेक्नोलॉजी उन लोगों ने बना लिया और वो चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को कोई और यूज़ ना कर पाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग ही यूज़ करेंगे। और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग पेटेंट करा लेते हैं कि अगर हमने पेटेंट करा लिया तो इस टेक्नोलॉजी को और कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा और हम ही सिर्फ़ इससे पैसा कमाएँगे। तो ये जो भी चीज़ है, ये सारा का सारा जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है इसमें आता है। तो आप लोग को यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट में आप लोग को रिसेंट में देखने को मिलेगा 680 करोड़ रुपीज़ का आप लोगों के पास वैल्यू देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या कंपनी के पास इतने रुपीज़ के इंटेंजिबल एसेट्स है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटेंजिबल एसेट्स जो भी आप लोग को यहाँ पर नंबर दिखा जा रहा है, इसमें स्किनर पे क्या होता है कि 2 चीज़ को एकदम मर्ज कर दिया जाता है कि रियल इंटेंजिबल एसेट्स और गुडविल। तो गुडविल को मर्ज कर दिया जाता है। गुडविल को आपको अलग रखना है। इंटेंजिबल एसेट जो एक्चुअली में है, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ही ज़्यादा काम का है। लेकिन जो गुडविल है, वो थोड़ा-सा एक मतलब ऐसा चीज़ है जो कि आपका कोई काम का है नहीं। तो यहाँ पर आपको मोस्टली कंपनीज़ में जो भी इंटेंजिबल एसेट्स देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको गुडविल ही देखने को मिलेगा। और आपको एक्चुअल में अगर वैल्यू जानना है, तो आप फिर आपको एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो गुडविल को आपको अगर समझना है, तो बहुत ही ईज़िली समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है, तो आपने अगर कोई कंपनी बहुत ही मुश्किल से बनाया है, तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट, एनर्जी उसमें इन्वेस्ट किया होगा और बहुत ही लंबे टाइम तक, बहुत ही सालों इन्वेस्ट करके, बहुत ही मेहनत करके आपने उस कंपनी को खड़ा किया। तो मान लीजिए आपके पास कोई रेस्टोरेंट है और बहुत ही लंबे टाइम से आप उस रेस्टोरेंट को चला रहे हो। आज उस रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट होता है। और ऐसे में मान लीजिए आपका दोस्त आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ये रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट का पूरा जो भी बिल्डिंग वगैरह है, ये मतलब मान लीजिए ₹100 का है और लैंड वगैरह मिला के ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का वैल्यू ₹200 आ रहा है। तो मुझे ₹200 में बेच दो। आप क्या उसे ₹200 में बेचोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आपने इतने साल उस जगह पे ब्रांडिंग किया है, आपने एडवर्टाइज़मेंट किया है, आपने बहुत ज़्यादा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन बनाया है। इतना मेहनत आपने अगर ओवर द ईयर्स किया है, आप उसे ₹200 में थोड़ी बेच दोगे। हो सकता है उस रेस्टोरेंट का वैल्यू मतलब जो भी बिल्डिंग है, लैंड है, उसका वैल्यू ₹200 हो, लेकिन आप ₹200 में क्यों दोगे? क्योंकि अगर उस लोकेशन पे कोई अगर नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, वो ₹200 में हो सकता है बिल्डिंग वगैरह या फिर जो भी लैंड है वो सब कुछ खरीद लेगा। लेकिन उसे कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा, ये सब में पैसा खर्च होता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। तो ऐसे में अगर आपको दोस्त बोलता है ₹200 में दे दो, आप बिल्कुल भी नहीं दोगे, आप बोलोगे मुझे मिनिमम ₹400 चाहिए तभी मैं दूँगा। तो ये जो आपके जो भी एसेट्स का वैल्यू है, ये तो ₹200 है, आपका रेस्टोरेंट का वैल्यू ₹200 है, लैंड का वैल्यू ₹200 है, लेकिन जो बाकी के ₹200 आप दे रहे हो, इसका कोई तो एसेट का वैल्यू है नहीं।
तो ये जो ₹200 आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये आपके दोस्त के बैलेंस शीट में इन गुडविल के नाम पे आएगा, कि ये ₹200 आपको ऐसे ही दिया जा रहा है। इसके इसमें उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें उसको ना कोई एसेट मिलता है, ना कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको गुडविल में आएगा ये। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि गुडविल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये जो भी आपको फिक्स्ड एसेट का वैल्यू दिख रहा है, ये कई बार इसको क्या बोला जाता है, ये कई बार इसको नेट ब्लॉक भी बोला जाता है। तो इसके नीचे आप लोगों को ग्रॉस ब्लॉक दिख रहा है। तो ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रॉस ब्लॉक ब्लॉक मतलब वो चीज़ है, जो ये एसेट्स का एक्चुअल वैल्यू है। मतलब कितने रुपए पे इस एसेट को खरीदा गया था, ये आप लोगों को ग्रॉस ब्लॉक में दिखेगा। और नेट ब्लॉक का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन को आप अगर हटा दोगे, तो आपको नेट ब्लॉक देखने को मिलेगा। डेप्रिसिएशन का मीनिंग आई होप आप लोग को पता होगा, मैंने जो पीएनएल का वीडियो है उसमें बताया था कि आप जब कोई लंबे टाइम के लिए कोई एसेट लेते हो, तो उसका खर्चा आप डेप्रिसिएशन में क्लेम करते हो। क्योंकि क्या है कि कंपनीज़ को अलाउ होता है, वो जो भी वो खर्चा करते हैं, उसको वो लोग मतलब टाइम टू टाइम वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी कोई अगर लॉन्ग टर्म एसेट खरीदती है, तो वो भी तो एक खर्चा ही है। तो ऐसे में अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट है, तो उनको ब्रेक करके पार्ट-पार्ट करके, टुकड़े-टुकड़े करके डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। तो ऐसे में जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट ग्रॉस ब्लॉक से हटा देने के बाद नेट ब्लॉक आता है। तो जो भी आपको यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का नंबर दिख रहा है, ये नेट ब्लॉक है। नेक्स्ट आप लोगों को सीडब्ल्यूआईपी देखने को मिलेगा। सीडब्ल्यूआईपी का मीनिंग ये है कि कंपनी के पास ऐसे कितने ऐसे एसेट्स हैं जो कि अभी करंटली मेकिंग प्रोसेस में है, कि कंपनी में इतने रुपए के एसेट्स अभी बन रहा है। बाद में बनने के बाद क्या होगा कि ये इतने सारे रुपए के एसेट्स क्या होगा, फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगा। जैसे अभी आप लोगों को फिक्स्ड एसेट में 7800 का कुछ नंबर दिख रहा है। तो अभी आप लोगों को सीडब्ल्यूआईपी में 22-2300 का नंबर दिख रहा है। बाद में क्या होगा कि ये नंबर जैसे ये जो भी एसेट बन रहा है, ये जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा और ये जो भी फिक्स्ड एसेट का नंबर है, ये 10,000 के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। पहला आपका कुछ लिक्विडेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे आपने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, ये सब चीज़ें हो सकता है। या फिर अपने ही दूसरे कंपनी में जो सब्सिडियरी कंपनी है आपका, उसमें आपने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ये भी हो सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं, बस क्या होता है कि आपने दूसरे कंपनी में या फिर दूसरे जगह पे कहीं कितने जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बस उसका फिगर बताता है। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट का नंबर है, ये अगर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि कंपनी या तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल रही है, या फिर क्या होता है कि कंपनी ने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जिससे क्या होता है कि और जो प्रॉफिट है, वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट नंबर नेचुरली ग्रो करता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट पे कंपनी कितना इन्वेस्ट करी, ये अगर आपको जानना है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अदर एसेट आता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को करंट एसेट देखना है, तो आप लोगों को ये ऐसा देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को इन्वेंटरी देखने को मिलेगा। इन्वेंटरी का मीनिंग ये है बस कि सिंपली आपका जो भी चीज़ें ऐसे ऐसे आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो बनने के बाद आप कहीं पर रखोगे ना, जैसे कि आप अगर कोई आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, तो आप प्रोडक्ट बना के किसी स्टोर रूम पे आप रखोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया। बेचने में टाइम तो लगता है ना, 1 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 1 साल, ऐसा कुछ कंपनी है जिनका प्रोडक्ट बेचने में 1-1 साल भी लग जाता है। जैसे मान लीजिए आप अगर इस गर्मी के मौसम में आपने अगर फ्रिज वगैरह बनाया, तो हो सकता है आपने 100 क्वांटिटी बनाया, हो सकता है 90 क्वांटिटी बिके, बाकी 10 बच गया, तो ये 10 आप फिर से अगले साल बेचोगे, क्योंकि सर्दी के मौसम पे रियली फ्रिजेस का सेल होता है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका बना-बनाया चीज़ है, ये आपका इन्वेंटरी में आता है। और सिर्फ इन्वेंटरी में बना-बनाया चीज़ नहीं, आपका ऐसा भी चीज़ आता है, जो कि आपका बन रहा है। मतलब फ्रिज मान लीजिए आपका आधा बन के तैयार हुआ है, मतलब जो भी आपका फ्रिज आप बना रहे हो, उसका पेंट होना बाकी है, या फिर कुछ और भी कंपोनेंट लगाना बाकी है, लेकिन आधा बन चुका है। तो ये जो भी चीज़ है, ये भी इन्वेंटरी में आता है। और सिर्फ ये नहीं, आप मान लीजिए फ्रिज बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टील भी लगता है, क्योंकि आप उसका कोटिंग करोगे, प्लास्टिक भी लगेगा। ये भी जो भी आपका रॉ मटेरियल है, ये भी तो आप किसी से खरीदोगे। तो खरीदने के बाद आप जहाँ पर रखोगे, ये भी इन्वेंटरी में काउंट होता है। तो इन्वेंटरी का मीनिंग ये है कि एक्चुअल में कितना पैसा आपका इन्वेंटरी में फँसा हुआ है। ये सारा का सारा चीज़ मिला के आपका बनता है कि आपका एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बन चुका है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना आपका रॉ मटेरियल है, सारा का सारा मिला के बनता है। इन्वेंटरी का नंबर क्या होता है कि जितना भी कंपनी ग्रो करता रहता है, ये थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी रीज़न से किसी एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको एक्चुअली में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट है, वो बनाकर बेच नहीं पा रही है। और अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन उसको बेच नहीं पा रही है, तो अपने इन्वेंटरी में रखेगी, अपने स्टोर रूम पे रखेगी, और स्टोर रूम पे अगर रखेंगे उसको, तो इन्वेंटरी में काउंट होगा। तो अगर किसी रीज़न से किसी एक साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है अपना इन्वेंटरी, तो आपको इसका मतलब ये आपको समझना है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच नहीं पाई है। नेक्स्ट आपको ट्रेड रिसीवेबल देखने को मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब सिंपल ये है कि कंपनी को कितना पैसा एक्चुअली में लोगों से लेना बाकी है, कि कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन अभी उनको कंपनी को पैसा नहीं मिला है। कंपनी को ऐसा हो सकता है, बोला गया है कि कंपनी को 1 साल के अंदर पैसा दे दिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है, 1 महीने के अंदर हो सकता है। तो कंपनी ने प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन कंपनी को अभी पैसा आया नहीं है। तो कंपनी को अभी इतना मार्केट से पैसा मिलना बाकी है। गारंटी मिलेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, मिल सकता है। मोस्टली तरीका ऐसा ही है कि मिल सकता है।
क्योंकि हो सकता है ना कि जिस कंपनी कि अगर मान लीजिए इस कंपनी ने किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बेचा है और वो कंपनी कल को भाग जाती है या फिर कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाती है, तो ये पैसा मिलेगा इसका कोई गारंटी थोड़ी है। तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा है मान सकते हो कि कल कल को इतना पैसा अगर सब कुछ सही रहा तो मिल सकता है। नेक्स्ट आपको कैश इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इतना कंपनी के पास एक्चुअल में कैश पड़ा है। अब कैश पड़ा है इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास हो सकता है कि बैंक में इतना पैसा पड़ा हो सकता है या फिर कंपनी के पास ऑफिसेज़ में कुछ कुछ कैश वगैरह नोट वगैरह पड़ा हो सकता है या फिर दूसरे तरीके भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे लिक्विड एसेट होता है जो कि हाईली लिक्विड होता है। आप 1 या 2 दिन पे उसको बेच के पैसा निकाल सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को भी कैश इक्विवेलेंट में काउंट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा लिक्विड फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है जो कि आप खरीद सकते हो, तो वो भी इसमें काउंट हो सकता है। नेक्स्ट आपको लोन्स एंड एडवांसेस देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने हो सकता है किसी को लोन्स दिया है, तो इसका ये आप लोग यहाँ पर दिख जाता है। अदर एसेट आइटम पे आपको और बहुत सारे अदर एसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आप एनुअल रिपोर्ट में जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। तो हाँ, ये था पूरा का पूरा बैलेंस शीट का ओवरव्यू। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ चुका है। मैंने पूरा डिटेल में जितना हो सकता था मैंने बताने की कोशिश किया। बाकी आगे आगे हम और आगे जैसे जैसे हम जाते जाएँगे, हम और डिटेल में समझेंगे। बेसिकली आई होप आप लोगों के लिए इतना क्लियर था जितना मैंने बताया। तो हाँ, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।